हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह वेलकम करता हूं आपकी अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में, जहां पर मिलता है आपको कंप्लीट स्कूल एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जैसा कि हम मिला करते हैं हमारे फिजिक्स सब्जेक्ट के साथ, और इन दिनों हम डिस्कस कर रहे हैं हमारे चैप्टर ग्रेविटेशन को। एंड अब मैं लेकर के आ गया हूं एक नई सीरीज, जहां पर एक बार फिर से करने वाले इस पूरे चैप्टर को रिवाइज, मतलब एमसीक्यूज की सीरीज, जहां पर हम क्या करते हैं भाई, नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत सारे करते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ते हैं, मतलब नंबर ऑफ टाइम प्रैक्टिस हो जाती है हमारी सेम कॉन्सेप्ट, या फिर ऐसा कहता हूं तो ढेर सारे कॉन्सेप्ट को अगर कम समय में करना है रिवाइज, तो हम करते हैं एमसीक्यूज क्वेश्चंस को। तो ये सेशन इक्वली इंपॉर्टेंट होने वाला है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी एंड कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू के लिए तो क्या ही कहने। आप जेई एस्पिरेंट हो, नीट एस्पिरेंट हो, या फिर आप सीयूईटी की प्रिपरेशन करें, यह सेगमेंट बड़ी ही धमाकेदार, बड़ी मजेदार होने वाली है। तो तय कमिटमेंट के अनुसार अपन एमसीक्यूज में करते क्या भाई, तो एमसीक्यूज क्वेश्चन जैसे ही आपके सामने फ्लैश होता है, वीडियो को करेंगे पॉज एंड आंसर कैलकुलेट करके फटाफट से ऑप्शन नंबर टाइप कर देंगे कमेंट सेक्शन में, है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन की, फटाफट से देखते हैं हमारे सबसे पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन बड़ा ही मजेदार, दो ग्रहों की त्रिज्याएं गिवन है R1 और R2 तथा उनके बीच का घनत्व गिवन है ρ1 और ρ2। अच्छा भैया ठीक है, उनकी सतहों पर गुरुत्वीय त्वरणों का अनुपात निकालना है। चलो भैया पहले तो जी को देख करके आए, ये जी होता कैसा है। तो ये जो जी होता है, ये होता कितना भैया, ये gm/r² होता है, और ये जो m होता है, मास जो होता है, द्रव्यमान जो होता है, द्रव्यमान कैसा होता है, तो द्रव्यमान होता है हमारा आयतन इंटू घनत्व। अब आपको करना क्या है, आयतन मतलब 4/3πr³ और घनत्व का मतलब रो, तो उठा करके यहां रख दीजिए ना। लीजिए चलिए, जी m की जगह 4/3πr³ रो अपॉन में r², स्क्वायर से क्यूब खत्म, तो g1 को अगर मैं लिख लूं इसी सेगमेंट में बिल्कुल, तो ये कितना हो जाएगा 4/3g πr⁴1 r1, और ऐसे g2 को मैं लिखूं, किसको लिख लिया जाए, g2, यही चाहिए ना इनको, g1/g2, तो g2 कितना हो जाएगा, ये भी 4/3g πr⁴2 हो जाएगा। बस कहानी यहीं पर हो गई क्या भाई, तो 4/3g खत्म, बचा क्या r1 अपॉन r2 कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या भाई, तो बिल्कुल दिख रहा है, मुझे सी ऑप्शन दिख रहा है, g1/g2 r1 अपॉन r2 खत्म हो गई बात, है ना। बड़े ही प्यारे तरीके से भैया खत्म हो गई बात, सी इज द करेक्ट आंसर। अगर आपका भी आंसर सी आया है तो बड़ा ही मजेदार है भाई, बिल्कुल सही चाह रहे हैं आप। बढ़ते अपने अगले सवाल की तरफ, जल्दी से आंसर टाइप कर दीजिए भैया इस सवाल का भी। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहे हैं, एक द्रव्यमान वितरण के कारण एक्स अक्ष की दिशा में गुरुत्वीय क्षेत्र I का जो मान है वो k/x³ है, जहां पर k एक नियतांक है, k कांस्टेंट है, ठीक है। यदि अनंत पर गुरुत्वीय विभव 0 लिया जाए तो x दूरी पर गुरुत्वीय विभव का मान कितना होगा। अगर मुझे x दूरी पर गुरुत्वीय विभव का मान निकालना है तो मैं सबसे पहला ही काम कर लेता हूं, गुरुत्वीय विभव को लिख लेता हूं, गुरुत्वीय विभव होता कितना है। तो देखिए ना, गुरुत्वीय विभव ठीक है ना, गुरुत्वीय विभव कितना होता है, I = ठीक है, ये होता है dv/dr, मतलब dv का मतलब क्या होता है भैया, तो ये हो गया dv/d, x लिखा है तो x लिख लेता हूं, है ना, r होता तो r लिख लेता। dv ये पोटेंशियल ग्रेडियंट कहलाता है ना। ये क्या है भाई, विभव पर यूनिट लेंथ। तो अगर इसको मैं ऐसा लिखूं, मुझे dv चाहिए ना, तो dv = हो गया भैया ये idx, क्या हो गया idx। तो मैं कहता हूं कि अगर दोनों तरफ समाकलन करने पर, अच्छा ये आपको कैसे याद आएगा भाई, तो जैसे ये डी का कॉन्सेप्ट दोनों तरफ दिखता है, मतलब इंटीग्रेट करना है। ये हो गया हमारा इधर इंटीग्रेशन ऑफ dv = इंटीग्रेशन ऑफ I टाइम्स ऑफ dx। dv का इंटीग्रेशन तो v हो जाता है, हमें पता है इंटीग्रेशन ऑफ, अगर dx सिंपली लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं दिया, इसका मतलब मुझे लिखना पड़ता है f(x) dx। अब फंक्शन क्या लिखूं, तो यहां पर 1 × dx लिख देता हूं। 1 क्या होता है भैया, तो 1 मतलब x की पावर 0 × dx। इंटीग्रेशन का रूल है, पावर को 1 से बढ़ा के डिवाइड कर दीजिए, फाइनली ये कितना है x। तो सिमिलरली यहां पर dv गिवन था, अगर इसको इंटीग्रेट करते हैं तो भैया कितना मिलेगा v।
तो मैंने रख दिया है वही v। चलिए, हो गई बात खत्म। यहां पर मेरे को देखने को मिल गया v, यहां पर क्या मिलेगा, तो i की वैल्यू इन्होंने दी है सवाल में, ये देखिए i k अपॉन एक्स क्यूब, तो ये रख देता हूं मैं k अपॉन एक्स क्यूब dx। फाइनली v, यस k को तो बाहर कर दीजिए, और ये इंटीग्रेशन करना है तो x की पावर -3 dx कर लीजिए, तो कितना बचेगा k x की पावर -3, इसका मतलब क्या, तो x की पावर -3 प्लस 2 अपॉन x की पावर -3 प्लस 2 पावर 1 से, अरे यार प्लस 2 क्यों, +1 पावर 1 से बढ़ा करके डिवाइड, तो भाई फाइनली मुझे आंसर मिल जाएगा v इक्वल्स टू k, ये हो गया x की पावर -2 अपॉन -2, मतलब k -2 है ना, कितना है -2, तो -1 अपॉन 2x स्क्वायर, तो v इज इक्वल्स टू माइनस k अपॉन 2x स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, अगर माइनस को कंपनसेट भी करें तो ये कितना मिलेगा, k अपॉन 2x स्क्वायर, मतलब डी ऑप्शन सही है। ठीक है, यहां पर मैं कहता हूं कि v इज इक्वल्स टू, फाइनली अगर इसको देखेंगे तो k अपॉन कितना मिलेगा मेरे को, 2x स्क्वायर। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर क्या दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3, पृथ्वी का द्रव्यमान 6 × 10⁻24 किलोग्राम तथा चंद्रमा का द्रव्यमान 7.40 × 10⁻22 किलोग्राम है। गुरुत्वीय नियतांक g का मान गिवन है। ठीक है, इस निकाय के स्थितिज ऊर्जा का मान भी गिवन है, तो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच के मध्य दूरी जो है इसका मान निकालिए। तो ये सीधे सीधे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला रख दीजिए, स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, स्थितिज ऊर्जा कितना होता है, तो ये होता है -Gmm अपॉन r प्लस h। ठीक है, या स्मॉल r लिख ही लेता हूं सीधे सीधे, ये दोनों के बीच की दूरी निकालने को कह रहे हैं तो स्मॉल r लिख लेते हैं इसको। ये होगा क्या भाई, तो यहां पर स्थितिज ऊर्जा इसकी गिवन है, स्थितिज ऊर्जा गिवन है कितनी, -7.79 × 10⁻28, g की वैल्यू 6.67, -6.67 × 10⁻11 इंटू m की वैल्यू, तो m की वैल्यू भी यहां पर गिवन है कितनी भाई, तो पृथ्वी का द्रव्यमान 6 × 10⁻24, चांद का द्रव्यमान तो 7.40 × 10⁻22, 7.40 × 10⁻22, ये किसका हो गया, चांद का हो गया। ठीक है, अपॉन में क्या लिखना, r, तो अपॉन में लिख लेता हूं मैं r। अब अगर r इक्वल्स टू लिखेंगे तो इसको तो उड़ा दीजिए, माइनस तो माइनस खत्म हो गया, ये बच्चा 6.67 इंटू 6 इंटू 7.4 इंटू 10⁻11 24 और 22, तो ये 22 में से 11 गया, 11 बचा, 22 था 11 माइनस कर दिया, 11 बचा, 24 में उठा करके 11 जोड़ देता हूं, है ना, 24 में उठा करके 11 प्लस है तो भैया जोड़ना ही पड़ेगा, तो 24 10 34 और 1 35, 10 की पावर 35 अपॉन, इसको लेंगे 7.79 इंटू 10⁻28। आफ्टर सॉल्विंग, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिलने वाला है फाइनली इसकी वैल्यू, ये है r इज इक्वल्स टू, है ना, r इज इक्वल्स टू 3, ठीक है, 3.8 इंटू 10⁸ मीटर, ये मिल जाएगा r की वैल्यू, मतलब ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ठीक है, ए ऑप्शन इसके लिए कैसा रहने वाला है, सही रहने वाला है। चलिए बढ़ता हूं मैं अपने अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहे भाई, पृथ्वी की सतह पर g का मान 980 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है, इसको थोड़ा सा सुधार लेता हूं मैं, हालांकि सुधारना कहने का मतलब कि मैं अपने लिए वैल्यू लिख रहा हूं भाई, है ना, गिवन सही है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेता हूं, ऐसा कहता हूं मैं। इसकी सतह से 64 किलोमीटर ऊंचाई पर g का मान कितना होगा, आ रहा मुझे गिवन है, तो भाई एक सिंपल सी बात है ना, देखिए g कितना होता है, g अगर h ऊंचाई पर चले जाएंगे, ठीक है ना, तो g डैश लिख लेता हूं, h ऊंचाई पर जो मिलेगा मुझे वो g डैश मिलेगा, या g h कर लो अच्छा लगेगा,
एच हाइट पर जो मिलना है वो जी एच कह लेता हूं। ये किसके बराबर होता है भाई? तो ये होता है जी 1 माइनस 2h अपॉन में आर के बराबर। तो जी हो गया 9.8, 1 माइनस 2 इंटू हाइट कितना दिया तो 64, ठीक है 64 किलोमीटर ऊपर, अपॉन में रेडियस की अगर हम बात करें तो ये कितना होगा 64, इसको भी किलोमीटर में ही रख लेते हैं 100, ये कितना हो गया भैया तो 100 मिल गया, यानी ये मिल गया 9.8 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 50, ठीक है कितना हो गया 1 अपॉन 50, 2 से काट लेते हैं उसको भी 100 मिल जाएगा। तो ये फाइनली मुझे जो जी एच की वैल्यू जो मुझे मिलने वाली है ये कितनी हो जाएगी 960.4 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर सेंटीमीटर में चेंज कर लें क्योंकि सेंटीमीटर में ही गिवन था है ना, तो 960.4 मतलब ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन। कौन सा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, पांचवें प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 5 जो कह रहे हैं एम द्रव्यमान की वस्तु को पृथ्वी की सतह से एन आर ऊंचाई तक ले जाया जाता है तो इसकी स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है। आर पृथ्वी की त्रिज्या है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा में कितना परिवर्तन होगा इसकी बात करना चाहते हैं, ठीक है। तो भैया इसको कहां लेकर के गए? इसको एन आर ऊंचाई तक लेकर के गए। तो अगर मैं कहता हूं स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन मतलब यू की अगर बात करी जाए है ना, तो यू होता कितना है भाई? तो यू हो जाता है हमारा माइनस जी एम एम अपॉन में आर, ठीक है। अब अगर ये सतह पर है तो ये मैं लिख लेता हूं आर, ये कहां पर है भाई? सतह पर, ठीक है। और यू एच जब मैं एच ऊंचाई पर लेकर के चला गया तब ये कितना हो जाएगा? तो यू एच माइनस जी एम एम अपॉन, भाई एन आर ऊंचाई पर ले गए तो ये आर प्लस एच हो जाता है। आर प्लस एच मतलब जी एम एम अपॉन आर प्लस एच की जगह पे कितना है भाई? तो एन आर है। ये इसमें देखिए क्वेश्चन में गिवन है एन आर ऊंचाई पर, मतलब एच की वैल्यू, हाइट की वैल्यू कितनी है? स्मॉल एन आर। हाइट कितना है? स्मॉल एन आर। तो इसको यहां पर पुटअप कर दिया। अब मैथ से कहा जा रहा है कि कितना परिवर्तन हुआ, तो परिवर्तन निकाल लिया जाए। चलिए स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन कैसे निकालेंगे? तो कहेंगे यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, इसको यू फाइनल माइनस यू इनिशियल मतलब यू हाइट पर माइनस यू, तो इसको डायरेक्ट ही लिख देता हूं यू एच हाइट पर माइनस यू। तो यू एच हाइट पर मतलब डेल यू की वैल्यू निकाले, एच हाइट पर कितनी है भाई? तो माइनस जी एम एम अपॉन आर को कॉमन कर लू तो 1 प्लस एन, ठीक है, माइनस ऑफ जी एम एम अपॉन में आर। अगर इन दोनों में से कुछ कॉमन कर लिया जाए तो जी एम एम को कॉमन कर लेता हूं मैं, मुझे क्या मिलेगा यहां पर? डेल यू इज इक्वल्स टू जी एम एम, इसको उठा करके कॉमन कर लिया। अपॉन में चाहे तो आर को भी कॉमन कर लेता हूं, अपॉन में आर, अंदर क्या बचेगा? अपॉन में आर 1 अपॉन 1 प्लस एन, माइनस ऑफ माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो ये हो गया माइनस और ये हो गया प्लस। यहां से जी एम एम अपॉन आर तो पूरा ही आ चुका है, यानी यहां से क्या बचेगा? सिर्फ और सिर्फ 1। तो इसको अगर देखेंगे तो जी एम एम अपॉन में आर, इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो ये कितना है भाई? 1 प्लस एन, 1 प्लस एन, 1 प्लस एन से 1 प्लस एन गया, यानी कितना बचेगा? माइनस ऑफ 1 प्लस ये पूरा का पूरा ही आ जाएगा 1 प्लस एन। अब देखिए चूंकि यहां पर सवाल में स्मॉल जी का प्रयोग किया गया, स्मॉल जी अगर किया गया तो मैं कहता हूं जी स्मॉल जी जो होता है जी एम अपॉन आर स्क्वायर होता है। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि जी एम अपॉन आर, इसको जी आर लिख लूं तो कोई एतराज नहीं होना चाहिए। एक आर को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, अगर एक आर इसके साथ आकर के इधर मल्टीप्लाई हो गया तो फाइनली ये बनने कितना वाला है? तो डेल यू इक्वल्स टू ये देखिए ये जी एम अपॉन आर को रिप्लेस मार दीजिए। किससे रिप्लेस मार दूं? तो मैं कहता हूं ये हो गया जी आर, यहां पर m, ये 1 से 1 खत्म हो चुका है, मतलब n अपॉन 1 प्लस एन, कितना? n प्लस 1 अपॉन एन। तो मेरे हिसाब से मेरे को दिख रहा है भाई ये देखिए डी ऑप्शन,
mgr n अपॉन n प्लस 1, है ना। ये कितना हो गया, ये उसी के फॉर्म में लिख लेता हूं, mgr इंटू n अपॉन n प्लस 1। ठीक है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। देख लेते, चेक कर लेते, डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ठीक है भाई, सही जा रहे हैं, अच्छा लग रहा है। आगे बढ़ लिया जाए अपने अगले 6वें नंबर सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। यह भी बड़ा मजेदार है। कह रहे यदि पृथ्वी की त्रिज्या संकुचन होने से 1% कम होती है और उसका द्रव्यमान वही रहता है, मतलब द्रव्यमान में कोई चेंज नहीं, तो पृथ्वी के तल पर गुरुत्वीय त्वरण का मूल्य बताइए। मतलब उसके तल पर, है ना, जो उसके सतह पर गुरुत्वीय त्वरण होगा उसमें क्या चेंजेस आएंगे। तो 1% से कम करने की बात हो रही है ना। किसको कम करना है भाई, त्रिज्या को। तो अगर मैं कहता हूं g जो होता है ये होता है gm अपॉन में r स्क्वायर। नया जो g डैश बना उसमें इस r को 1% कम कर दीजिए, तो gm अपॉन r को कम कीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, r माइनस r का 1%। तो ये gm अपॉन r माइनस r का 1% मतलब r बटा में 100। ठीक है, अब अगर इसको मैं लिखता हूं तो gm अपॉन r को बाहर रख लीजिए, या r स्क्वायर। एक सेकेंड, ये कह रहे संकुचन 1% से कम, तो r को 1% से कम करते हैं। तो इसको एक काम करते हैं, पहले अलग से r निकालता हूं, r अलग से निकालता हूं पहले। ठीक है, r की वैल्यू, r को 1% से कम करने पर, फिर उसका स्क्वायर कर देंगे, तो r डैश जो नया मिलेगा r माइनस r का 1%। तो r माइनस r का 1%, r का 1% मतलब कितना हो गया भाई, तो r का 1% कहने का मतलब हो जाता है ये r बटा में 100। ठीक है, r को अगर मैं कॉमन कर लूं तो ये है 1 माइनस 1 अपॉन 100। ठीक है, ये है 1 माइनस 1 अपॉन 100, यानी ये फाइनली मुझे जो मिल जाएगा r इंटू, छोड़ ही देते हैं इतना ही। ठीक, आइए सीधे अब क्वेश्चन पे चेक करें। तो मैं कहता हूं कि जो g डैश जो मिलेगा नया वाला वो मिल जाएगा मुझे gm अपॉन r इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 100 का इन पूरे का स्क्वायर। अब मुझे क्या करना है ना, चेंज चेक करनी है, चेंज कितने का हो। तो चेंज चेक करने का बढ़िया तरीका है कि भैया डिवाइड कर दिया जाए किसको, तो मैं कहता हूं g डैश अपॉन g, g डैश अपॉन g करेंगे, यानी ये पूरी वैल्यू रखिए gm r 1 माइनस 1 अपॉन 100 का स्क्वायर, r स्क्वायर अलग से कर लेते, एक ब्रैकेट से बच जाऊंगा और कुछ नहीं, अपॉन 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 कितना भाई, तो gm अपॉन r स्क्वायर। तो ये फाइनली अगर वैल्यूज देखें तो gm अपॉन r स्क्वायर, एक लाइन और लिख लेता हूं ताकि फ्रेश दिखे बाकायदा, है ना, r स्क्वायर 1 माइनस 1 अपॉन 100 का स्क्वायर इंटू ये r स्क्वायर ऊपर चला गया, अपॉन में नीचे बचा है, वो बचा है gm, ये खत्म, r स्क्वायर खत्म। तो g डैश अपॉन g की जो वैल्यू मिलने वाली है ये मिलेगी क्या भाई, ये नीचे है ना, ऊपर अगर ले जाएंगे तो क्या लिखेंगे, 1 माइनस 1 अपॉन 100 के पावर माइनस 2। और एक ये बाइनोमियल फॉर्म होता है भाई जहां पर 1 माइनस, ठीक है, 1 माइनस x की पावर अगर n दी हुई होती है तो ये हो जाता है 1 माइनस nx। ठीक है, कितना हो जाएगा, 1 माइनस nx। तो ये पावर ऊपर से नीचे उतार दीजिए, तो ये g डैश अपॉन में g की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, ऊपर से नीचे आया तो प्लस 2 अपॉन 100, ये पावर जो है ये नीचे उतारेगा, कितना हो गया, 2 अपॉन 100। तो फाइनली अगर मैं इसको लिखता हूं कि नया g डैश कितना मिला, तो ये मिल गया g 1 प्लस 2 अपॉन 100, खत्म बात, 2 अपॉन 100। एक पॉइंट समझिए आप, जो g डैश है वो g के बराबर है, लेकिन कब, जब g में 1 प्लस समथिंग, 1 प्लस समथिंग का मतलब क्या होता है, 1 प्लस कुछ भी अगर यहां पे करेंगे इसका मतलब ये हो जाता है कि ये 1 प्लस 2 अपॉन 100 वाला जो टर्म है ये बड़ा है ना 1 से। तो अगर मुझे किसी नंबर में, किसमें, g में
1 पॉइंट समथिंग कुछ नंबर मल्टीप्लाई करने के बाद ये g के बराबर हो रहा है, यानी ये जो हो रहा है, ये जो हो रहा है, ये इस g से कैसा होगा, छोटा होगा। तो मतलब एक पॉइंट समझ में आ रहा है कि तभी तो इस g को अपने साथ किसी एक गुणांक को ले आना पड़ रहा है, इसका गुणा करने के बाद g डैश के बराबर हो रहा है। तो मैं नीचे क्या लिख सकता हूं, अतः g डैश जो है वो ज्यादा है, किससे, g से ज्यादा है, तभी तो g में कुछ गुणा करना पड़ रहा है भाई। तो ये g डैश का मान जो है वो कैसा होगा, ज्यादा होगा। तो यहां पर ये आंसर हो जाता है कौन सा, d ज्यादा होगा। तो ऑप्शन हमारा हो गया भैया d ज्यादा होगा। ठीक है, चलिए यहां पर हमें बात समझ में आती है। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहे हैं भाई, कि यदि पृथ्वी की त्रिज्या में 1% की कमी हो जाए किंतु इसका द्रव्यमान अपरिवर्तित रहे तो पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण के मान में कितना बढ़ोतरी होगा। तो ये तो लॉटरी लग गई अपनी, देखिए लॉटरी लग गई। कैसी लॉटरी लगी भाई, ये देखिए सवाल तो यही रहा, कहने कितने परसेंट की वृद्धि है। तो ये परसेंटेज वैल्यू को अगर एक बार आप क्रॉस चेक करेंगे तो ये देखिए ना, परसेंटेज वैल्यू कितना है, 2%। इस पूरे को क्या लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे ना, अगर इसको फर्दर देखिए लिखता हूं मैं, g डैश इज इक्वल्स टू g प्लस g का 2/100, मतलब ये लिख सकता हूं g प्लस 2%। कितने की बढ़ोतरी, 2% की। कितना परसेंट बढ़ जाएगा, 2%। इसको तो याद भी रख सकते हैं, ये सीधे सीधे पेपर में दिख भी जाता है। और खैर जब एक बार हमने इस क्वेश्चन को कर लिया है तो पेपर में जब मिलेगा तो डायरेक्ट आंसर तो कर ही कर देंगे। अगले पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 8वें पर। तो चलिए देखते हैं कहे क्या रहे हैं। ये कह रहे हैं चंद्रमा की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या के 1/4 भाग है, ओके, और इसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/80 भाग है। पक्का, ठीक है। चलो, यदि पृथ्वी के तल पर गुरुत्वीय त्वरण है ना, कितना भाई, g, तो चंद्रमा के तल पर इसका मान कितना होगा। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं, मैं इनके लिए कह लेता हूं, क्या कह लूं, कहते हैं कि त्रिज्या r जो है मून पे, वो जो 1/4 टाइम्स है r अर्थ पे जो है, और द्रव्यमान की बात करें तो मास ऑन जो मून है 1/80 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑन, रेडियस का के लिए भैया मास ऑफ अर्थ के बराबर। अब हो गई बात खत्म, क्या करना है, जी के मान को कैलकुलेट। तो जी होता है कितना भाई, जी होता है हमारा gm/r²। तो इसको कंपेयर करना है किससे, है ना, पृथ्वी से चंद्रमा के तल पर इसका मान कितना होगा। तो क्या काम करूं, मैं कह देता हूं कि भाई चलो जी मून पे अपॉन जी अर्थ पे, किसी को भी किसी से कंपेयर करिए, एट द फाइनली जी के टर्म में ले आना ही है, तो जी को उधर ले जाएंगे। तो रख लेता हूं मैं, ऐसा रख लेता हूं, चलेगा, ठीक है, देखते हैं, समझते हैं। आइए, तो मैं कहता हूं कि ये हो जाएगा भाई जी, है ना, मून की बात हो रही है तो मून में रेडियस ऑफ अर्थ के 1/4 और ये जो है 1/80 me। तो मैं इसको लिख लेता हूं, ये कितना हो जाएगा 1/80 me इंटू अपॉन r² था, तो अपॉन में ही रख लेता हूं, अपॉन में 1/4 r e का स्क्वायर अपॉन अर्थ की अगर बात करें तो g me अपॉन r² फर्दर अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना बन जाएगा भाई, तो g 1/80, नीचे ही लिख लेता हूं मैं, g 1/80 me, ठीक है, 1/4 re था, तो ये पूरा ही GME को ऊपर रखते हैं, 80 को नीचे ले आते हैं, ठीक है, 1/4 RE, तो यहां पर RE भी यहीं ले आते हैं, और ये 4 जो था वो कितना हो जाएगा भाई, 4 4 जा 16, तो ये 16 को ऊपर ले चलिए, RE² इंटू ये RE² किधर चला जाएगा ऊपर, और ये नीचे आ जाएगा GME। GME से GME कैंसिल हो गया, RE² से RE² कैंसिल हुआ, 16 × 5 = 80, तो ये कितना हो गया भाई, GM/GE इज इक्वल्स टू 1/5। मतलब फाइनली मेरे को क्या देखने को मिल जाएगा, G मून इज इक्वल्स टू G अर्थ अपॉन में 5। आंसर देखिए, G अपॉन में 5।
क्योंकि पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण को जी कहते हैं अगर, है ना, तो ये कितना है g/5। ये GE जो लिखा है ये अल्टीमेटली क्या है, gm इज इक्वल टू g/5, 1/5 रह जाएगा, यानी बी आंसर जो है ये सही होने वाला है। ठीक है, चलिए यहां तक अगर आपके भी सारे क्वेश्चन सही आ रहे हैं तो बढ़ते हम अपने अगले सवाल क्वेश्चन नंबर 9 पे। इसको भी चलिए करिए फटाफट से आप सॉल्व। क्या है भाई, कह रहे पृथ्वी की त्रिज्या r और कोणीय वेग ओमेगा है तथा ध्रुवों पर g का मान gp है, तो अक्षांश से मतलब जो अक्षांश जो है 60 डिग्री पर g का प्रभावी मान, तो g का फॉर्मूला ही क्या होता है भाई, g इक्वल्स टू gp माइनस क्या होती है, तो r स्क्वायर ओमेगा कॉस लैम्डा। तो gp मुझे अगर यहां पर कैलकुलेट करना है या g कैलकुलेट करना है बेसिकली, तो gp का मान तो है नहीं तो gp छोड़ ही देते हैं। r स्क्वायर की अगर हम बात करते हैं तो r को r के टर्म में छोड़ना है, तो ठीक है। अच्छा सॉरी r ओमेगा स्क्वायर ने भाई, तो r को तो ऐसे ही छोड़िए, ओमेगा स्क्वायर कॉस कितना, तो 60 डिग्री, लैम्डा की वैल्यू यहां पर गिवन है कॉस 60 डिग्री, तो ये gp माइनस r ओमेगा स्क्वायर, कॉस 60 मतलब कितना, तो साइन 30 के बराबर 1/2, तो ये मुझे मिल जाता है 1/gp 1 माइनस r ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना, r ओमेगा स्क्वायर। अच्छा ये सॉरी कॉस स्क्वायर भी तो आएगा ना, ये क्यों छोड़े चले जा रहे, ठीक है, जुबान का साथ है ना, हाथ का साथ जुबान नहीं दे रहा है या जुबान का साथ हाथ नहीं दे रहा। चलो भैया ये आ गया कितना, gp माइनस 1/4 टाइम्स ऑफ r ओमेगा स्क्वायर। शायद आंसर में दिख जाए मुझे कितना 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 कितना, gp 1 माइनस 1/4 r ओमेगा स्क्वायर, gp माइनस 1/4 r ओमेगा स्क्वायर, ये मुझे मिल जाती है वैल्यू किसकी, ये मुझे वैल्यू मिल गई g की, स्मॉल g की। ठीक है, चलेगा, अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे। उसके पहले क्रॉस चेक भी कर लेते हैं, ए बिल्कुल करेक्ट है ना। क्वेश्चन नंबर 10 पे क्या कह रहे हैं, यदि पृथ्वी की त्रिज्या r और निम्न गहराई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का 1/n गुना हो, ठीक है, तो कह रहे हैं कि भैया आप बता दीजिए यहां पर रिलेशन कि किस गहराई पर जो गुरुत्वीय त्वरण का मान है वो 1/n टाइम्स हो जाएगा। तो गहराई के साथ g के मान में परिवर्तन देखिए, गहराई के साथ g का मान कितना होता है भाई, तो g डैश जो होता है वो होता है g 1 माइनस डी अपॉन में r, ठीक है। तो ये यहां पे वैल्यू कह रहे हैं कि गुरुत्वीय त्वरण का मान 1/n टाइम्स हो जाए, ठीक है, यानी ये यहां पर क्या गिवन है भाई, तो g डैश अपॉन g इज इक्वल्स टू 1 माइनस डी अपॉन r, और ये g डैश अपॉन g का ही मान यहां पर क्वेश्चन के अंदर में गिवन है कितना, 1/n टाइम्स, तो ये हो गया 1/n टाइम्स ऑफ 1 माइनस डी अपॉन में r। मेरे से मांग रहे हैं d की वैल्यू, है ना, किस डेप्थ पे इतना होगा, तो इसको इधर ले आइए, ये क्या हो जाएगा 1/n माइनस, इसको इधर ले आएंगे तो कैसा हो जाएगा माइनस, या फिर एक काम करो दोनों को शिफ्ट कर लेते हैं, एक नेगेटिव ही रिजॉल्व हो जाएगा, d अपॉन r को इधर ले आते हैं और ये 1/n को इधर ले चलते हैं, तो 1 माइनस 1/n, r को ले जाइए तो d इक्वल्स टू r टाइम्स ऑफ 1 माइनस 1/n, d इक्वल्स टू r टाइम्स ऑफ 1 माइनस 1/n। ऐसा कुछ दिख रहा है क्या, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो क्या करना, तो r इसका एलसीएम ले लीजिए, दिख जाएगा n माइनस 1 r n माइनस 1, तो भैया अब दिख रहा है क्या, बिल्कुल दिख रहा है, ये हो गया r n माइनस 1 अपॉन में n, मतलब ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चेक कर लेते हैं, बिल्कुल बी सही है भाई। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ लिया जाए क्या, चलिए बढ़ते हैं हम जरा अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहे हैं कि m द्रव्यमान के पिंड की पृथ्वी की सतह पर स्थितिज ऊर्जा, पृथ्वी की सतह पर भाई मतलब u की वैल्यू कितनी गिवन है सतह पर, -mgre। ठीक है, पृथ्वी की सतह से re ऊंचाई पर पिंड की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, re पृथ्वी की जो है त्रिज्या, मतलब जितना सतह पर है और त्रिज्या के बराबर ही और ऊपर चलेगा, इसका मतलब ये देखिए, ये re हो गया भाई त्रिज्या,
और यहां से h हाइट जो चल करके गए ये भी किसके बराबर है, आर ई के बराबर ही है। तो h हाइट ऊपर चले गए तब है ना पिंड की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। तो अगर मैं यहां से h हाइट ऊपर चला गया, ठीक है, तो मैं क्या कहता हूं, मैं कहता हूं कि देखिए h हाइट ऊपर जाने पर मैं इसको u1 कह लेता हूं, उसको मैं कहता हूं कि भैया वो u2 हो जाएगा। u2 कितना बचेगा, तो भाई ये सिंपली हो जाएगा मेरा माइनस ऑफ mg आर ई, वो भी कितने का, ट्वाइस ऑफ। तो अगर ये ट्वाइस ऑफ होगा तो मैं सीधे ही लिख लेता हूं u1 अपॉन में u2 कितना हो जाएगा भाई, ट्वाइस। अगर ये u1 अपॉन u2 जो है ये अगर ट्वाइस होता है तो u1 की जगह पे माइनस mg आर ई अपॉन u2 इज इक्वल्स टू 2। मतलब ये फाइनली मुझे यहां से जो मिल जाएगी वैल्यू ये कितनी हो जाएगी भाई, तो u2 को इधर भेज दीजिए तो ये हो गया -1/2, ये 2 नीचे आ जाएगा, -1/2 mg आर ई, खत्म है ना, -1/2 mg आर ई। कहीं दिख रहा है क्या, तो -1/2 mg आर ई, मतलब डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ठीक है, जस्ट उसके डबल हाइट पे गया था, डी इज द करेक्ट वन। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले 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 सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, 12वें की तरफ। कह रहे कि पृथ्वी की त्रिज्या चंद्रमा की त्रिज्या की 4 गुनी तथा द्रव्यमान चंद्रमा के द्रव्यमान के 80 गुना है, तो पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो चंद्रमा की सतह पर यह कितना होगा। ठीक है, तो देखिए ना, ऐसा कह रहे हैं कि जो पृथ्वी की त्रिज्या चंद्रमा की त्रिज्या की 4 गुनी, पृथ्वी की त्रिज्या जो है ये चंद्रमा की त्रिज्या की, यानी पृथ्वी की त्रिज्या यानी जी अर्थ जो है 4 टाइम्स ऑफ जी मून है, और द्रव्यमान जो है 80 गुना। अभी ऐसा ही सवाल हम लोगों ने किया भी था, भी है ना, थोड़ी समय पहले, जब वहां पे जी का मान नहीं गिवन था। ठीक है, हमें कैलकुलेट करना था सिर्फ रिलेशनशिप। खैर फिर से कर लेता हूं, मैं कहता हूं त्रिज्या गिवन है, तो आर ई जो है 4 टाइम्स ऑफ आर मून है। ठीक है, और द्रव्यमान की बात करें, मास ऑफ अर्थ जो है वो 80 टाइम्स है मास ऑफ मून के। ठीक है, तो चंद्रमा की सतह पर कितना मान होना है, तो देखिए ना, जी डैश अपॉन में जी करना है, यानी जी मून अपॉन में जी अर्थ करना है, जी मून अपॉन में जी अर्थ करना है। जी मून अपॉन जी अर्थ करने के लिए आपको क्या करना होता है भाई, तो जी मून अगर आपको लिखना है, ठीक है, तो ये होता कितना है, जी एम मून अपॉन आर एम का स्क्वायर अपॉन जी किसका भाई, तो मास ऑफ अर्थ अपॉन आर ई का स्क्वायर। ऐसे में होता क्या है, तो सिंपली आपको करना है, यहां से जी से जी तो कैंसिल हो गया, तो मास ऑफ मून अपॉन मास ऑफ अर्थ इनटू ये रेडियस ऑफ अर्थ ऊपर चला जाएगा, तो रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर अपॉन रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर। फाइनली अगर मैं देखना चाहूं तो जीएम अपॉन जीई, अब क्या लिख सकता हूं, तो मैं लिख सकता हूं मास ऑफ मून अपॉन मास ऑफ अर्थ इनटू ये आर ई अपॉन आर एम का स्क्वायर। फाइनली इसको भी कर लीजिए इसी के फॉर्म में, तो भैया ये आर ई अपॉन में ले चलिए आर एम को, तो ये कितना है 4, और ये एम अपॉन एम ई को करेंगे तो ये एम अपॉन एम ई मास ऑफ अर्थ, तो ये इधर आकर के 1/80 हो जाएगा। ये एम ई इधर गया तो ये नीचे आएगा, तो कितना हो जाएगा 1/80। अब हो गई बात, कैसी बात हुई, तो ये हो गया हमारा मास एम अपॉन एम ई, मतलब 1/80 इंटू, अगर इसका देख रहे हैं तो ये कितना दिख रहा है, होल स्क्वायर, है ना, ये कैसा दिख रहा है, होल स्क्वायर, मतलब ये हो जाता है आर ई अपॉन आर एम, मतलब 4 का स्क्वायर, यानी 1/80 इंटू चचो के 16 पंजे 80, है ना, तो ये कितना मिल गया 1/5, यानी जी एम अपॉन जी ई की जो वैल्यू है वो 1/5 है, यानी जी एम जो है वो 1/5 टाइम ऑफ जी ई है, और 1/5 इंटू जी ई की वैल्यू 10 थी, यानी ये 2 हो गया, यानी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना बन गया, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, आंसर नंबर बी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम जरा अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ।
पृथ्वी के केंद्र से कितनी दूरी पर गुरुत्व जनित त्वरण g का मान पृथ्वी पर जो मान है उसका आधा हो जाएगा। मतलब कह रहे कितनी दूरी पर g का g डैश बराबर, ठीक है, g का मान जो कैलकुलेट करना है वो क्या है, g डैश बराबर 1/2 टाइम्स ऑफ कितना हो जाए g, यानी g डैश अपॉन g का मान जो है वो 1/2 गिवन है। तो मुझे पता है कि अगर h हाइट पर बात कर रहे हैं g के मान की, तो ये कितना होता है भाई, तो ये होता है हमारा g डैश इज इक्वल्स टू g टाइम्स ऑफ r स्क्वायर अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर। अगर इसको ऐसा लिख दूं तो g डैश अपॉन g इज इक्वल्स टू r स्क्वायर अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर। तो फाइनली ये मेरे को कितना मिल जाएगा, 1/2 है ना, g डैश अपॉन g की वैल्यू कितनी है 1/2 इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। अच्छा एक काम करते हैं, इसको ऐसा लिख लेते हैं r अपॉन r प्लस h, इस पूरे का होल स्क्वायर भी तो कर सकता हूं ना। ये होल स्क्वायर वाले टर्म से इसको उड़ा दीजिए तो ये इधर में कितना आ जाएगा, ये हमारा स्क्वायरिंग टर्म चला जाएगा 1/2 अंडर रूट ऑफ 1/2, ये हो गया r अपॉन r प्लस h। तो 1/√2 की अगर मैं बात करता हूं तो ये 1 तो खत्म ही, 1/√2 r अपॉन r प्लस h, इसको इधर ले आइए क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो ये कितना बनेगा r प्लस h इज इक्वल्स टू √2r। √2r मतलब 1.414, ठीक है, टाइम्स ऑफ r, और h है तो इसको इधर भेज दीजिए, ठीक। तो डायरेक्टली मेरे हिसाब से मेरे को मिल ही गया भाई, r प्लस h ही चाहिए था ना, तो r प्लस h सीधे सीधे मिल ही गया, कितना 1.414 इंटू r, यह r प्लस h, हाइट के साथ में ही चाहिए था तो 1.414 इंटू r, यानी सी ऑप्शन, ठीक है। और अगर मुझे सिर्फ h चाहिए, क्या चाहिए भाई, यहां से कह रहे हैं ना कितनी दूरी पर, केंद्र से कितनी दूरी पर, तो केंद्र से दूरी पर तो ये, और अगर मुझे सिर्फ h चाहिए तो h कैसे निकलता, 1.414 r माइनस क्या करते हैं r, तो ये कितना हो जाता है 0.414 टाइम्स ऑफ r, ठीक है, ठीक है। अगर मेरे को h चाहिए होता तो ये होता आंसर जो नीचे दिया है डी ऑप्शन, अदरवाइज r प्लस h चाहिए तो r प्लस h तो हमें डायरेक्टली मिल चुका। चलिए बढ़ते अपने अगले सवाल के ऊपर। अगला सवाल जो है वो है r त्रिज्या तथा d घनत्व वाले ग्रह के तल के निकट गुरुत्व जनित त्वरण अनुक्रमानुपाती इनमें से किसके लिए होता है। तो चलिए भाई इसके लिए कर लेते हैं हम क्या, g की वैल्यू लिखते हैं और हमारा काम हो जाएगा यहां पर। तो मुझे पता है गुरुत्वीय त्वरण g जो होता है ये कितना होता है, gm अपॉन r स्क्वायर। अब सवाल यहां पर यह है कि इन्होंने कहा d घनत्व वाले ग्रह के निकट, तो ये जो मास है इसको लिखना पड़ेगा मुझे। मैं लिखता हूं मास को, जरा देखिए, चूंकि जो द्रव्यमान होता है, जो मास होता है वो होता है आयतन इंटू घनत्व, तो आयतन इंटू घनत्व। अब मैंने यहां पर क्या किया, m जो द्रव्यमान है, आयतन का मतलब 4/3 पाई r क्यूब, क्योंकि गोलीय ही होगा भाई, गोला ही होगा, है ना, इंटू घनत्व की बात करूं तो d। आइए इसको उठा के यहां रख देते हैं, तो g इंटू 4/3 पाई r क्यूब d अपॉन r स्क्वायर। r स्क्वायर से ये पूरा पावर खत्म, एक r बच जाएगा, तो ये बचा कितना 4/3 पाई GRD, ये G प्रोपोर्शनल। अब क्या करूं मैं कहता हूं कि भैया यहां पर ये जो टर्म है, ये टर्म कैसे दिख रहे हैं, कांस्टेंट, इनकी वैल्यू कभी बदलेगी क्या, बिल्कुल नहीं बदलेगी। तो मैं कहता हूं चूंकि 4/3 पाई G ये कैसा हो जाएगा भाई, ये कांस्टेंट है, स्थिरांक है, तो इसका सीधा मतलब हो गया कि स्मॉल g समानुपाती होगा किसके, RD के। स्मॉल g किसके समानुपाती है, RD के। ऑप्शन में दिख रहा है क्या, बिल्कुल दिख रहा है भैया, डॉक्टर साहब दिख रहे हैं DR, है ना। चलो सी हो गया भैया इसका सही आंसर, क्रॉस वेरीफाई करते हैं, बिल्कुल सही आंसर। अगर आपका भी सी ऑप्शन है तो बिल्कुल सही बात है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। 15वें क्वेश्चन में कह रहे हैं कि m द्रव्यमान की एक वस्तु को पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर ले जाने पर वस्तु के भार में 1% की कमी हो जाती। यदि वस्तु को किसी खान में h गहराई तक ले जाया जावे तो भार में परिवर्तन कितना होगा। तो देखिए ना, चूंकि क्या होता है, ऊंचाई के साथ ये स्टेटमेंट हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 या क्वेश्चन नंबर 7 जो था अभी, उसमें हम लोगों ने सॉल्व भी किया बेसिकली, ऊंचाई के साथ, ठीक है, कह रहे हैं हाँ, ऊंचाई के साथ
वस्तु के लिए g के मान में परिवर्तन गहराई के साथ g के मान में परिवर्तन का दुगना होता है। अर्थात अगर मैं कहता हूं कि भैया 1% किसके साथ में है, ऊंचाई के साथ, अतः क्या हो जाएगा भाई, 1% ऊंचाई, 1% दुगना है ना, तो किसका दुगना होगा 1%, अतः गहराई के साथ कमी, भाई वो 1% का आधा हो जाएगा 0.5%, है ना, कितना हो जाएगा 0.5%। जब दुगने से ऊपर ऊंचाई के साथ में बदल रहे तो गहराई के साथ में क्या होगा, उसका जस्ट आधा, है ना, तो सीधे पॉइंट है कि भैया हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर क्या, सी, 0.5% की कमी। देखिए वृद्धि तो होती नहीं है, कमी होता है, हाइट के साथ में भी जी के मान में कमी होता और डेप्थ के साथ में भी, बस है हाइट में डेप्थ के कंपैरिजन में डबल कम होता है, हाइट में डबल रेट से कम होता है, डेप्थ में जो होता है वो नॉर्मली कम होता है, ठीक है ना। चलिए, m द्रव्यमान का एक पिंड पृथ्वी तल से 2r दूरी पर स्थित बिंदु से गिरना प्रारंभ करता है। जब यह पृथ्वी तल से r दूरी पर होगा तब इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो एक बात समझिए ना, मैं कहता हूं h हाइट पर, h ऊंचाई पर स्थितिज ऊर्जा जो होती है वही बराबर होगी जब तल पे आएंगे तो हमारे गतिज ऊर्जा के। यहां पे जो इसकी स्थितिज ऊर्जा है अगर मैं छोड़ता हूं तो इसकी गतिज ऊर्जा किसके कारण हो रही है, जो इसके अंदर निहित स्थितिज ऊर्जा उसी के कारण। अब ये जैसे जैसे नीचे की तरफ गिरेगा इसकी स्थितिज ऊर्जा कम हो रही है और वही स्थितिज ऊर्जा कन्वर्ट हो रही है किसके रूप में, गतिज ऊर्जा के रूप में। तो जब सतह पे आकर के टकराएगा, ऐसा जब यहां पर है तो जो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है ये नीचे गिरते 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 जब ये सतह पे टकराने वाला होगा तो यहां पे ये पोटेंशियल एनर्जी इसके काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी। यहां पर पोटेंशियल एनर्जी इसके काइनेटिक एनर्जी के बराबर, मतलब इसकी कुल स्थितिज ऊर्जा यहां पे इसके गतिज ऊर्जा में बदल गई। इसीलिए कहते हैं यहां पर पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी 0, और काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो गया, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। और यहां पर पोटेंशियल एनर्जी होगा लेकिन काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू यहां पर बात करेंगे तो 0। अधिकतम ऊंचाई पर काइनेटिक एनर्जी नहीं होती और निम्नतम ऊंचाई पर मतलब सतह पर स्थितिज ऊर्जा नहीं होती। तो होती क्या भाई, तो निम्नतम जगह पे, निम्नतम सतह पर जो होगी वो होगी गतिज ऊर्जा, और जैसे जैसे वस्तु ऊपर जाएगी वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में निहित होती जाएगी और काइनेटिक एनर्जी अधिकतम ऊंचाई पर खत्म हो जाएगी, बचेगी जो, वो बचेगी सिर्फ और सिर्फ स्थितिज ऊर्जा। तो उसके उल्टा मैं कहता हूं कि h ऊंचाई पर स्थितिज ऊर्जा बराबर होगी सतह पर गतिज ऊर्जा के, ये सतह पर गतिज ऊर्जा के बराबर होगी। तो मैं कहता हूं अतः h ऊंचाई पर स्थितिज ऊर्जा ठीक है, h ऊंचाई पर स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी भाई, तो h ऊंचाई पर इसकी जो स्थितिज ऊर्जा होगी, स्थितिज ऊर्जा होती कितनी है, -GMM अपॉन R प्लस H। कैसा, R प्लस H। अब ये कह रहे हैं कि पृथ्वी तल से कितने ऊंचाई पर है, 2R ऊंचाई पे, तो H की वैल्यू, इस H की वैल्यू कितनी दी गई है, 2R। तो क्यों ना मैं इस H की जगह पे क्या लिख लूं, 2R। तो इसको मैं हटाता हूं, मैं इसकी जगह पे लिखता हूं कि भैया 2R ऊंचाई पर स्थितिज ऊर्जा R प्लस 2R। तो ये हो गया -GMM अपॉन 3R। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ और सिर्फ सॉल्व किया उसी चीज को, H रख करके आपको दिखाया था। अब मैंने उसकी वैल्यू पुट कर दी जो क्वेश्चन में गिवन थी। अब इसके बाद कहता हूं सतह पर स्थितिज ऊर्जा, तो सतह पर जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो होगी -GMM अपॉन, सतह पर कितना होगा भैया, तो सतह पर होगा R। खत्म हो गई बात। अब भाई कुल गतिज ऊर्जा जो इसकी होगी, जो यहां पर आकर के टकराएगी, इसके पास जो गतिज ऊर्जा होगी ये स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगी। स्थितिज ऊर्जा वो भी कौन सा, तो चेंज इन स्थितिज ऊर्जा मतलब क्या भाई, तो ये PE फाइनल कह देता हूं और इसको PE इनिशियल कह देता हूं।
तो ये जो मेरे को मिला है ये कैसा हो गया भाई, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल पॉइंट पे, ये हो गया मेरा पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल पॉइंट पे। तो जो चेंज इन स्थितिज ऊर्जा होगी, जो स्थितिज ऊर्जा में बदलाव है वही गतिज ऊर्जा के बराबर है। तो मैंने यहां पर लिख दिया अर्थात स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन कितना होगा भाई, तो जो पीई फाइनल है उसमें से पीई इनिशियल को माइनस कर दीजिए। पीई फाइनल कितना है, माइनस जी एम एम अपॉन में 3r माइनस ऑफ माइनस, ये देखिए फॉर्मूले में माइनस तो आ ही रहा है, एक माइनस इसके साथ में भी है ना, तो ये हो गया नेगेटिव ऑफ जी एम एम अपॉन में r। नाउ द पॉइंट इज कि इन दोनों में से मुझे लेना पड़ेगा क्या भाई, एलसीएम। ठीक है, मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों में से लेना होगा एलसीएम। तो चलिए इन दोनों में से ले लिया जाए एलसीएम। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, अच्छा एक और पॉइंट है, देखिए जब यह पृथ्वी के तल से r दूरी पर, सतह पर तो ये हुआ r दूरी पर, तो मैं कहता हूं सतह से r दूरी पर, सतह से r दूरी पर, अगर ये सतह से r दूरी पर होगा तो इसमें भी एक r ऐड करना पड़ेगा मुझे, है ना। क्यों, क्योंकि ये सतह पे नहीं आना है, ये सतह से मुझे क्या रहना भैया, ये सतह से ये r त्रिज्या है, और इस r से अभी भी यहां तक में क्या है, r है, और ये यहां से यहां तक में कितना भैया, तो ये 2r है, तो ये भी 2r हो गया, p इनिशियल भी कितना हो गया, 2r। तो अब इसको रख लेता हूं मैं 2r। अब लीजिए एलसीएम, तो क्या बनेगा, डेल पी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों में अगर मैं लिखता हूं तो माइनस जी एम एम अपॉन में 3r प्लस, ये माइनस और माइनस प्लस, जी एम एम अपॉन 2r, जी एम एम अपॉन 2r, एलसीएम विल बी 6r, 3 से ये माइनस ऑफ 2gmm प्लस 2r से 3 टाइम्स में कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा 3gmm, 3gmm में से 2gmm माइनस होगा तो कितना बचेगा, सिर्फ gmm अपॉन 6r। तो डेल पीई की वैल्यू ये है, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन ये है। अब स्थितिज ऊर्जा में जितनी परिवर्तन है यही क्या हो जाएगी, h ऊंचाई पर स्थितिज ऊर्जा जो थी वो सतह पर गतिज ऊर्जा के बराबर थी। अल्टीमेटली जो गतिज ऊर्जा मुझे देखने को मिलेगी, मतलब यहां से सीधा लिख लूं, यही काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुई है, कितना है वो, gmm अपॉन 6r। क्या ऑप्शन में कहीं दिख रहा है, एक बार चेक करें क्या, तो gmm अपॉन 6r, बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन, बी जो है बिल्कुल सही है, चलेगा, है ना। चलिए तो 16 का हमें मिल गया भैया आंसर बी। अगले क्वेश्चन पे आता हूं, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं, 17वें प्रश्न की। कह रहे कितनी गहराई पर गुरुत्व जनित त्वरण का प्रभावी मान g/4 होगा यदि r पृथ्वी की त्रिज्या। ये गहराई की बात हो रही है, कितने गहराई पर जो है ना, कितने गहराई पर गुरुत्व जनित त्वरण का जो मान है वो g/4 हो जाए। ठीक है, तो मुझे पता है जो जी डैश होता है, ठीक है ना, गहराई की जब हम बात करते हैं तो मैं क्या लिखता हूं, जी डैश इक्वल्स टू, देखिए गहराई के साथ जी के मान में परिवर्तन। इसके लिए हम लोगों ने फॉर्म देखा है, जब पृथ्वी के त्रिज्या के बहुत करीब होते हैं तो मतलब अल्टीमेटली गहराई में है तो होंगे ही बहुत करीब, बहुत ज्यादा दूर नहीं हो, तो भैया इस कंडीशन में हमारे पास में होता है वैल्यू जी डैश इक्वल्स टू जी 1 माइनस एच अपॉन में आर। एच को भी एच ना लिखकर डी लिख लेता हूं, तो मान लिया कि ये डी हाइट नीचे उतरने पर पता चलेगा, डी हाइट नीचे उतरने पर g/4 होगा। तो इस जी डैश की वैल्यू, ये अल्टीमेटली g/4 किसकी वैल्यू है, जी डैश की, नया जो जी बनेगा, तो इसको रख देता हूं इस जी डैश की जगह g/4 इज इक्वल्स टू जी 1 माइनस डी अपॉन में आर। ये जी से जी को खत्म कीजिए, बचेगा क्या भाई, तो 1/4 इज इक्वल्स टू 1 माइनस डी आर। इसको इधर ले आइए, डी आर को इधर लाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, 1 को 1/4 को इधर ले जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। 1 माइनस 1/4, 4 में से 1 गया, 3/4। इस आर को इधर भेज दीजिए तो डी इक्वल्स टू 3/4 टाइम्स ऑफ डी, सॉरी आर को इधर भेजना है, डी को ही रहने देते, 3/4 टाइम्स ऑफ डी,
कहीं कुछ दिख रहा है क्या? बिल्कुल मेरे हिसाब से 3/4 टाइम्स ऑफ r, मतलब 3r/4, ये चलेगा ना? 3r/4 d की वैल्यू जो मिलने वाली है, यानी डेप्थ में 3/4 ऑफ द रेडियस अगर उतर जाएंगे तो आपको जो g का मान है वो 1/4 टाइम्स हो जाएगा। यानी अभी 9.8 अर्थ पे, अर्थ की सतह पे, तो अगर मैं नीचे की तरफ चले जाऊं तो अर्थ की सतह से रेडियस के हिसाब से, रेडियस 6400 किलोमीटर है, अब 6400 किलोमीटर का 3/4 पे अगर चले जाएंगे, है ना, ये कितना हो जाएगा? 16 चौके 64, 16 दूनी 32, 16 48। अगर आप 4800 किलोमीटर नीचे चले गए तो आपको है ना जी का मान 1/4 हो जाएगा। हो गई बात खत्म। चलिए चेक कर लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। अगर आपका भी ये ऑप्शन है तो बिल्कुल सही बात है भाई। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। एंड अगेन आई एम रिपीटिंग, भैया वीडियो आराम से पॉज कीजिए, पहले सॉल्व कीजिए, इसके बाद आपके सामने आपका आंसर मिल जाएगा। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 पे। चलिए भैया जल्दी से इसको सॉल्व कर डालिए। क्या कह रहे हैं? पृथ्वी मतलब त्रिज्या r के तल से 2r दूरी पर पृथ्वी का आकर्षण के कारण एक पिंड का त्वरण होगा। मतलब 2r पे जब अपन पहुंच गए, है ना, 2r दूरी पर जब हम पहुंच चुके हैं तो पृथ्वी के आकर्षण के कारण पिंड में त्वरण कितना होगा? हाइट के साथ में वेरिएशन की बात हो रही। अब ट्वाइस ऑफ r कह रहे हैं तो ये जो है ना, ये पृथ्वी के तल के बहुत निकट तो नहीं है। बहुत निकट होती है तो हमारे पास में एक फॉर्म अलग है, ठीक है ना, h बहुत बहुत छोटा होता है r से, तो हम अलग तरीके से सॉल्व करते हैं। लेकिन जब ये 2r कह रहे हैं मतलब बहुत दूर है। जब हम कह रहे हैं 2r तो ये कहां है? बहुत दूर है। बहुत दूर होने का मतलब क्या है भाई? तो इसका जो बेसिक फॉर्मूला है, जहां पर हम लोगों ने h को नेग्लिजिबल माना था, उसको नेग्लिजिबल नहीं मानेंगे, हम इसके पूरे फॉर्म को यूज करेंगे। और इसके लिए हम क्या करेंगे? तो इसके लिए हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं, और इसका फॉर्मूला कितना होता है भाई? तो इसका फॉर्म होता है हमारा g डैश इज इक्वल्स टू g टाइम्स ऑफ r/r प्लस h, ठीक है, r/r प्लस h, और ये पूरे का क्या मिलने वाला भाई? तो इसका स्क्वायर, ठीक है, ये होता है हमारा फॉर्मूला। अब क्या करना है मुझे? तो मुझे कहा जा रहा है कि नया जो है g, वो g डैश कैसा होगा? r बिकम्स 2r, तो इस r की जगह रखिए 2r अपॉन, सॉरी 2r हाइट पे ले जा रहे हैं ना, तो h बिकम्स 2r भाई, कुछ भी नहीं, h बिकम्स 2r, है ना, हाइट जस्ट डबल कर रहे हैं। तो ये r तो ऐसे ही रह गया, r ऐसे ही रह गया, यहां पर ट्वाइस ऑफ r हो गया। कितना तो सस्ता सा सवाल है जी। r अपॉन ये कितना हो गया भाई? तो ये थ्राइस ऑफ r हो गया, उड़ा दो स्क्वायरिंग, तो ये कितना हो गया? g अपॉन में 9, ये g अपॉन में 9, है ना, नहीं तो वो g जैसा ही दिखे। जो नया g डैश आया वो g अपॉन 9 के बराबर होगा। यानी ओरिजिनली जो g का मान है उससे अगर 2r डिस्टेंस पे चले जाए तो g अपॉन 9 हो जाएगा। एंड ऑप्शन नंबर डी मुझे दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी देखिए ध्यानपूर्वक, ये बिल्कुल डी इज द करेक्ट वन, है ना। चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 19 कह रहे चंद्रमा पर गुरुत्व जनित त्वरण पृथ्वी पर गुरुत्व जनित त्वरण का 1/6 है। मतलब यहां पर चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में हमें त्वरण का मान यानी g मून अपॉन g अर्थ इज इक्वल्स टू 1/6, यही दिया, ठीक। आगे बढ़ते हैं। यदि पृथ्वी का घनत्व रो ई और चंद्रमा का घनत्व रो एम, तो रो ई अपॉन रो एम का जो अनुपात है वो भी दिया है 5/3। यहां पे भी चाहे तो g अपॉन जी एम कर लेते, 6 हो जाता, चलेगा। देखते हैं क्या क्वेश्चन कहना चाह रहे। पृथ्वी की त्रिज्या आर ई के पदों में चंद्रमा की त्रिज्या आर एम होगी। मतलब आर ई अपॉन आर एम या फिर आर ई इक्वल्स टू हाउ मच टाइम्स ऑफ आर एम, ऐसा कुछ निकालना है कि पृथ्वी की त्रिज्या आर ई के पदों में आर एम की बात करनी है। मतलब आर एम इक्वल्स टू हाउ मच टाइम्स ऑफ आर ई, ऐसा पूछना चाह रहे। तो एक बात समझते हैं ना, अगर मुझे वैल्यूएशंस करनी है तो जरा देखिए, G इक्वल्स टू होता है हमारा GM अपॉन आर स्क्वायर। अगर मैं मास को वॉल्यूम इंटू डेंसिटी के टर्म में लिखूं तो ये G हो जाएगा। इस मास के लिए देखिए, इस मास के लिए वॉल्यूम मतलब 4/3 पाई r क्यूब। अभी जस्ट किया था इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं भाई,
क्या 4/3 पाई आर क्यूब। अभी 2-4 क्वेश्चन पहले ही हम लोगों ने किया क्या, मास जो होता है वो द्रव्यमान इंटू द्रव्यमान जो होता है वो आयतन इंटू घनत्व होता है। तो ये आयतन तो हो गया, और घनत्व कितना भैया, तो ये होता है रो अपॉन में आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर से ये तो कैंसिल हो गया, और ये पूरे कांस्टेंट है, तो जी प्रोपोर्शनल टू क्या दिख रहा है भाई, ये जी 4/3 पाई, ये तो कांस्टेंट हो गया, आर रो। जी प्रोपोर्शनल टू किसके है, आर रो के। तो मतलब ये समझ में आ गया कि अगर मैं यहां पर इनके रिलेशनशिप बनाता हूं, किसके, जीएम अपॉन जीई के, तो जीएम अपॉन जीई के कॉन्सेप्ट में साफ सुथरे ये कैसे दिखने वाले हैं, तो देखिए जीएम अपॉन जीई, ये कांस्टेंट वाले तो वैसे भी कट जाते, ये कांस्टेंट से कांस्टेंट तो वैसे भी कट जाते, जी 4/3 पाई ये तो दोनों में कटेगा ही। ऊपर क्या दिखेगा भाई, तो ये दिख रहा मुझे आर एम रो एम अपॉन आर ई रो ई। अब एम अपॉन ई मुझे रखना है। आर एम अपॉन आर ई की वैल्यू कितनी है भैया, तो आर एम अपॉन आर ई की वैल्यू है 1/6। आर एम अपॉन आर ई मुझे चाहिए, जीएम अपॉन जीई की वैल्यू कितनी हो गई 1/6। आर एम अपॉन आर ई मुझे चाहिए, और रो एम अपॉन रो ई की वैल्यू भी है, रो ई अपॉन रो एम लिखा है 5/3, तो एम अपॉन ई करेंगे तो 3/5 हो जाएगा। एम अपॉन ई लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3/5। अब क्या करना है भाई, तो ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है ना, ये 5 से अच्छा 6 ही है सिर्फ और सिर्फ, चलिए ठीक। तो एक काम करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्व करने पे मुझे क्या मिलेगा, आर एम अपॉन में आर ई इज इक्वल्स टू 5 इधर चला गया, ये नीचे आ जाएगा, तो 5/18 है ना, ये 6 × 18 और 5 ऊपर चला गया। अब मुझे क्या चाहिए, आर एम चाहिए था ना, इज हाउ मच आर ई, तो 5/18 टाइम्स ऑफ आर ई। आर एम इज 5/18 टाइम्स ऑफ, ठीक है, आर ई। तो ऑप्शन दिख रहा है क्या, बिल्कुल दिख रहा है भाई, ए इज द करेक्ट वन, 5/18 आर ई। चलेगा, क्वेश्चन वेरीफाई कर ले भाई, बिल्कुल सही है, ए इज द करेक्ट वन। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 20 में बढ़ते हैं, 20वें प्रश्न पे। 20वां प्रश्न यह है कि यदि पृथ्वी घूर्णन बंद कर दे तो जी का मान भूमध्य रेखा पर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, स्थिर रहेगा, घट जाएगा, या इनमें से कोई नहीं। तो भाई एक बात समझिए, अगर भूमध्य रेखा पर पहुंचेंगे तो G इक्वल्स टू होता है हमारा G डैश माइनस R ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा। अब कह रहे हैं कि जो है घूमना बंद कर दे, ये क्या, घूर्णन बंद कर दे। घूर्णन बंद करने का मतलब ओमेगा की वैल्यू आप कह रहे हो 0 कर दो, तो कर दो ये उठा करके 0, तो G बराबर किसके हो जाएगा, G डैश के। G बराबर किसके हो जाएगा, G डैश के। तो इससे मतलब क्या समझ में आ रहा है कि पहले ये G के बराबर होने के लिए, सॉरी कुछ गड़बड़ लिखा, डैश का हेरा फेरी हो गया, ये डैश है, ये डैश है ना। तो G डैश जो था पहले G के मान में से कुछ ना कुछ कम करना पड़ता था, यानी ये G का मान पहले ज्यादा था, G डैश का मान पहले कैसा था, कम था, क्योंकि कुछ ना कुछ आप माइनस कर रहे हो। अगर ये माइनस करने वाली चीज को आपने खत्म कर दी तो इसका मतलब क्या है कि इस G का जो मान है, इस G का मान बढ़ गया, इस G का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्योंकि अगर मैं आपसे कहूं, जरा देखिए, Y जो है X में से 3 माइनस करने पर बनता है, यानी अगर हर बार मैं कहूं तो भैया ये जो 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 X है ये बड़ी वैल्यू है कोई, है ना। अगर यहां पर देखिए, अगर मैं कहता हूं कि ये 15 है तो 15 माइनस 3, ये y कितना होगा, 12 होगा ना, तभी तो ये 15 माइनस 3 लिखेंगे। यानी x हमेशा कैसा है, x बड़ा है और y कैसा है, छोटा है। अब मैं आपसे कहूं कि भैया ऐसा मत करो, एक काम करो ना, इसको 0 कर दो, जरा इसको 0। अगर ये 3 0 हो गया तो 3 0 होने का मतलब इसको 15 होना पड़ेगा ना। ये पहले कितना था, ये पहले 12 था, कब, जब ये -3 था तो ये 15 था, और ये कितना था, 12 था। अब अगर आपने कहा भैया इसमें तो कोई छेड़ करना नहीं है, तो 15 कांस्टेंट ही है, इस 3 को 0 कर रहा हूं मैं, तो 3 को कर दो भैया 0, 3 को 0 करोगे तो वही 3 इसमें बढ़ाना पड़ेगा। अगर ये वैल्यू 0 हो गई तो इसका मतलब है कि अब G में से बिना कुछ घटाए G डैश का मान बन जाएगा। पहले G में से कुछ ना कुछ घटाना पड़ता था तब G डैश बनता था,
यानी जी डैश पहले क्या था, जी से छोटा था, अब जो दिख रहा है क्या दिख रहा है, अतः जी डैश का मान जो है वो जी से, जी डैश का जो मान है वो क्या है भाई, जी डैश का मान बढ़ जाएगा। किससे बढ़ेगा, तो पहले जब ये जीरो नहीं था उससे बढ़ेगा, इस जी से बड़ा नहीं होगा, जी के तो बराबर ही होगा, लेकिन पहले जो जी डैश का मान आ रहा था और इसको जीरो करने के बाद जो डी डैश का मान आएगा वो जी डैश का मान पहले आने वाले जी डैश के मान से बड़ा हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, अगर इसको रख करके मैंने जो जी डैश का मान निकाला और इसको जीरो करने के बाद जो जी डैश का मान निकलेगा, तो जीरो करने के बाद वाला जी डैश का मान ज्यादा होगा, बढ़ गया। आगे बढ़ते हैं 21वें नंबर सवाल पे। यदि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमना बंद कर दे तो गुरुत्वीय त्वरण किस जगह नहीं बदलेगी। कौन सी ऐसी जगह है जहां पर गुरुत्वीय त्वरण नहीं बदलेगी। तो भैया अभी तो कैलकुलेट कर लिया हमने, कहां पर भाई, ध्रुव पर। कैसे, तो ध्रुव पर देखिए, ध्रुव पर वैसे भी इसी फॉर्मूले को लगाते हैं हम, तो जी जो होता है, जी डैश कहां पे, ध्रुव पे, जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर लैम्डा। ध्रुव पर मतलब जीपी की अगर हम बात करें तो ये जी माइनस लैम्डा इक्वल्स टू कितना होता है, 90 डिग्री। अक्षांश के साथ में कितना बनाएगा कोण, 90 डिग्री। ये यहां पर ध्रुव पर है, तो ये अक्षांश के साथ में कितना कोण बनाएगा, तो ये 90 डिग्री। लैम्डा 90 डिग्री है एंड कॉस 90 डिग्री की जो वैल्यू होती है 0। तो ये तो पहले से ही आर ओमेगा स्क्वायर और कॉस 90 डिग्री होकर के ये तो पहले से भी जीपी जो है वो जी के बराबर है। अब अगर पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर घूमना बंद भी कर दे तो किसको जीरो करेगी, ओमेगा को। मेरा जीपी में जी आता है सीधे सीधे, ये वाला टर्म तो आता ही नहीं ना, ये तो ऑलरेडी जीरो है। अब एक और इसको जीरो पुट कर दोगे, ये ऑलरेडी जीरो था ही, क्या फर्क पड़ा, कुछ नहीं पड़ रहा। जीपी जो है वो हमारे जी के बराबर ही रहेगा। तो पृथ्वी अगर घूमना बंद भी कर दे तो पोल्स पे कोई अंतर नहीं आने वाला। चलिए अगले सवाल पे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 22। कह रहे हैं कि यदि पृथ्वी की त्रिज्या आर का एक गोला माना जाए, यदि 30 डिग्री अक्षांश पर गुरुत्वीय त्वरण का मान g30 तथा भूमध्य रेखा पर g हो, तो g माइनस g30 का मान बताए। बड़ा ही सस्ता सा सवाल है भाई, ये कुछ नहीं कह रहे हैं, ये ऐसा कह रहे हैं, जरा देखिए, g इज इक्वल्स टू g माइनस, इसको 30 कह ले, तो 30 डिग्री के लिए निकाल रहा हूं, तो आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, क्योंकि लैम्डा की वैल्यू यहां पर कितनी दी है, 30 डिग्री। तो इसको इधर ले आइए, g माइनस जी 30, ये हो गया भैया आर ओमेगा स्क्वायर कॉस 30। कॉस 30 की अगर हम बात करें, हाँ कॉस 30 की बात करें तो √3/2 होता है, तो √3/2 का स्क्वायर हो गया। तो g माइनस जी 30 की जो वैल्यू हो गई आर ओमेगा स्क्वायर, ये √3 का स्क्वायर 3/4। तो यहां पर कुछ ऐसा फॉर्म दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है भैया, दिख गया, 3/4 आर ओमेगा स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू है भाई, तो g माइनस जी 30 जो है ये होता है 3/4 आर ओमेगा स्क्वायर। खत्म बात, खत्म बात। तो ये हो गया हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन, आई होप, या लेट्स चेक, बिल्कुल सही, बी इज द करेक्ट वन। चलिए भैया अगले सवाल पे बढ़ता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 23 पर, और फटाफट से भैया इसको भी सॉल्व करिए एंड आंसर टाइप कीजिए, क्योंकि देख के सीधा आंसर करना है। क्या, पृथ्वी का औसत घनत्व जी का सम्मिश्र फल है, जी पर निर्भर नहीं करता, जी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जी के अनुक्रमानुपाती होता है। तो भाई औसत घनत्व की अगर बात हो रही है तो जी को देखिए ना, जी होता कितना है, तो हम लोग कब से तो ये वाला फॉर्म किए जा रहे हैं ना, क्या भाई, तो जी m को अगर मैं लिखता हूं आयतन इंटू घनत्व के टर्म में, तो m का आयतन कितना भाई, तो 4/3 पाई r क्यूब इंटू घनत्व कितना, तो रो। औसत घनत्व की बात कर रहे हैं ना, इसकी रो की बात चल रही है, अपॉन में आर स्क्वायर। लो भैया काट दिया इसको, तो बचा क्या, g प्रोपोर्शनल टू, यहां पे जितने भी टर्म्स दिख रहे हैं ये सारे टर्म्स को कांस्टेंट कह दो, ये g कांस्टेंट, 4/3 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट। अगर मैं कहूं तो पृथ्वी का औसत घनत्व मतलब ये r भी कांस्टेंट, तो g प्रोपोर्शनल टू सीधे सीधे क्या दिख रहा है, रो। g प्रोपोर्शनल टू सीधे सीधे रो, मतलब g जो है वो घनत्व के अनुक्रमानुपाती होता है। ये जो घनत्व है औसत घनत्व, इसके कैसा है, अनुक्रमानुपाती है।
अब चलेगा भैया, मंजूर है यहां तक? आगे बढ़ते हैं फिर अगले सवाल, सवाल नंबर 24। ये कह रहे हैं कि पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर g के मान में अंतर पृथ्वी की सतह से d गहराई पर g के मान में अंतर के बराबर है। मतलब जितना डेप्थ में जाने के बाद में मुझे जो अंतर मिला है, चूंकि मुझे पता है हाइट में डबल से कम होता है और डेप्थ में बढ़ रहे हैं तो उसके आधा से कम हो रहा है, ठीक है, अंतर के बराबर है। जब d और h दोनों का मान पृथ्वी की त्रिज्या से बहुत कम होते हैं तब निम्न में से कौन सा सत्य है? तो इसके लिए काम किया जाए। सबसे पहले तो कह रहे पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर g का मान, तो दोनों ही जगहों पे पहले तो निकालते हैं, है ना। तो मैं कहता हूं सतह से h ऊंचाई पर g का मान, मतलब इसको मैं ऐसा कह लूं g डैश इज इक्वल्स टू g1 माइनस 2h अपॉन में r, यही होता है हाइट पर। और यहां पर कह रहे हैं एक और पॉइंट है कि जो दोनों का मान है पृथ्वी की त्रिज्या से बहुत कम है, मतलब यहां पर h जो है, दो कंडीशन देख लीजिए, h जो है मच मच लेस देन r है और d भी जो है वो मच मच लेस देन r है, डेप्थ भी बहुत कम है रेडियस के कंपैरिजन में। तो यही फॉर्म चलता है भाई। अगर यही चीज ऐसा नहीं होता तो फिर क्या करते भाई, तो g इक्वल्स टू g r स्क्वायर अपॉन r प्लस h का स्क्वायर होता है ना। जब h बहुत छोटा नहीं होता, तब बहुत छोटा होता है तो ये है। अब मैं कहता हूं सतह से d गहराई पर, गहराई को d से लेना है तो d ले लेते हैं, d गहराई पर g का मान, तो इसको भी तो लिखेंगे इसी तरीके से। एक काम करता हूं, इस डैश को हटा करके ना h लिख देता हूं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, और इसको d कर देता हूं, तो ऐसे पता भी चलता रहेगा कि डेप्थ की हाइट। ये g तो सेम ही रहने वाला, 1 माइनस d अपॉन r होता है। अब अगर यहां पर थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ा जाए तो क्यों ना मैं इसको ऐसा लिख लूं, ये g का मल्टीप्लाई करके इधर ले आइए, तो ये gh माइनस g इज इक्वल्स टू, ये g तो इसमें मल्टीप्लाई होगा, कितना हो गया भाई, तो माइनस ऑफ 2gh अपॉन में r। और यहां पे अगर सॉल्व करते इसी तरीके से तो gd माइनस g, ये g इसमें भी मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, माइनस gd अपॉन में r। ये ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि सतह से d गहराई पर g के मान में अंतर के बराबर है। कौन? तो सतह से h ऊंचाई पर जो g का मान है, सतह से h ऊंचाई पर जो g का मान है तो gh माइनस g, और सतह से d गहराई पर जो g का मान है मतलब gd माइनस g, ये दोनों बराबर है। क्या कह रहे हैं भाई, प्रश्नानुसार क्या है भैया, प्रश्नानुसार, तो प्रश्नानुसार तो ये कह रहे हैं कि gh माइनस g का जो मान है ये बराबर है हमारे gd माइनस g के मान के बराबर। तो अगर ये दोनों बराबर है तो भैया LHS बराबर तो RHS भी बराबर, मतलब माइनस 2gh अपॉन r विच इज इक्वल्स टू माइनस gd अपॉन में r। जो कुछ कट पिट जाए काट पिट दो, क्या दिख रहा है भाई, तो ये g खत्म, r खत्म, माइनस से माइनस भी खत्म, तो ट्वाइस ऑफ h इज इक्वल्स टू d। इस पर ही तो इतने देर से सवाल भी करते हुए आ रहे ना, इतने देर से अपन इसी बात पे सवाल करते हुए आ रहे, तो मैंने सोचा एक बार आपको करा भी दिया जाए, अदरवाइज हम सीधे सीधे आंसर लगा के आगे बढ़ जाते, क्योंकि हम लोगों ने शुरू में ही, मैंने अभी आपको थ्योरेटिकली भी डिस्कस किया कि भैया हाइट के साथ में जो वेरिएशन आता है डेप्थ में उसका आधा होता है। हमने एक क्वेश्चन भी किया था वो 0.5% वाला, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं h इक्वल्स टू d अपॉन 2। तो भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको डायरेक्टली याद रख लो, इतनी सारी मेहनत हर बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको आप डायरेक्ट याद रख लो। क्या होता है भाई, अगर मैं हाइट के साथ में जो कमी होती है वो दोगुनी कमी होती है डेप्थ के साथ के, मतलब 1 मीटर नीचे उतरने पे जितनी h के मान में कमी होगी हाइट में उतना 2 मीटर ऊपर जाने में, ठीक, आधे मीटर पे ही भाई, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ, क्रॉस वेरीफाई भी कर लेते हैं। डी इज द करेक्ट वन, डी इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एच। अगला सवाल और इस सेशन का आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है, 25वां सवाल, जल्दी से कर दीजिए इस सवाल को, है ना, एंड इस सेशन को हम इसके बाद बाइंड अप कर लेंगे। तो देखिए ना, सवाल कह रहे हैं कि 10 ग्राम द्रव्यमान का कोई कण 100 ग्राम त्रिज्या, 100 ग्राम द्रव्यमान, भाई 100 ग्राम त्रिज्या कब से होगी, 100 ग्राम द्रव्यमान तथा 100 सेंटीमीटर त्रिज्या के किसी एक समान गोले के पृष्ठ पर रखा है। इन दोनों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध
कण को गोले से अत्यधिक दूरी ले जाने में किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा सवाल में ट्विस्टिंग है। अब पृथ्वी नहीं है, यहां कहने है कि 10 ग्राम द्रव्यमान का कोई कण है जो 100 किलो द्रव्यमान, यानी ये हो गया एक बड़ा पिंड जो कितने का भाई, तो ये 100 केजी का है। इसके ऊपर एक दूसरा द्रव्यमान रखा हुआ है। यहां पे क्या किया, तो एक दूसरा द्रव्यमान यहां पर रखा हुआ है, और ये जो दूसरा वाला द्रव्यमान है ये है कौन, तो ये जो दूसरा वाला द्रव्यमान है इसको, ये 10 ग्राम का है ना, इसको क्या करना है, इसको क्या करना है, ये 10 ग्राम का है, 10 ग्राम 10 ग्राम 10 ग्राम मतलब कितना भाई, तो 10 इंटू 10 टू द पावर -3, ठीक है ना, 10 टू द पावर -3 मतलब ये 10 टू द पावर -2 kg का है। और इसकी रेडियस कितनी है, ये जो अब कह लूं मैं इसको ग्रह ही कह लेता हूं भाई, हालांकि कह नहीं सकते, बहुत छोटा सा है। तो ये बड़े वाले पिंड की बात कर लेता हूं। बड़ा वाला जो पिंड है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है, 10 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या, यानी r इक्वल्स टू यहां पर गिवन है कितना, 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में अगर चेंज करते हैं तो कितना करेंगे भाई, तो 10 टू द पावर -2 मतलब 10 की पावर -1 मीटर है भैया कौन, r रेडियस। तो कह रहे इसके विरुद्ध अगर कण को ले जाया जाए तो कितना काम करना पड़ेगा, तो मैं u निकालता हूं, है ना, क्या निकालूं, u निकालता हूं। अब u की वैल्यू अगर निकालेंगे तो भाई क्या होती है, -GMM/r। हाइट वाइट की कुछ बात कर नहीं रहे, ठीक है, ठीक है। तो -g की वैल्यू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, m की वैल्यू कैपिटल M की मतलब उसका द्रव्यमान यानी 100 kg, स्मॉल m कितना है भैया, तो 10 टू द पावर -2 अपॉन r कितना है, तो r है 10 टू द पावर -1। क्या हो गई कहानी, तो ये है -6.67 इंटू ये 2 जीरो और ये 2 जीरो, ये दोनों तो एक दूसरे को कंपनसेट कर देंगे, ये दोनों तो खत्म ही हो गए, 10 टू द पावर -2 और 100 मतलब खत्म। ये माइनस नीचे वाला ऊपर आकर के, ये जो नीचे वाला माइनस है ये ऊपर आ जाएगा, यानी ये कैसा बन जाएगा, प्लस का, ये प्लस का हो गया, यानी 10 टू द पावर -11 इंटू 10, तो अल्टीमेटली -6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 प्लस 10 मतलब 10, इतना जूल, ये यू की वैल्यू होगी। तो ये तो हो गई क्या, यू है मतलब उसकी इंटरनल एनर्जी निकाला, इसलिए नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। अतः किया गया कार्य कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। किया गया कार्य, जीरो में से इसको माइनस कर दीजिए, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल स्थितिज ऊर्जा माइनस इनिशियल स्थितिज ऊर्जा, तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो माइनस और माइनस पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब इसको W के फॉर्म में अगर लिखता हूं तो W इज इक्वल्स टू हो गया मेरे पास 6.67 इंटू 10 टू द पावर 10 जूल। क्या ऐसा कुछ आंसर में है, क्या ऐसा कुछ आंसर में है, अच्छा माइनस ऑफ भाई प्लस नहीं है, ये पावर तो माइनस में ही है ना, तो 10 टू द पावर -10 जूल, 10 टू द पावर -10 जूल बिल्कुल है, सी इज द करेक्ट वन, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -10 जूल। चलेगा क्या ये आंसर, लेट मी क्रॉस वेरीफाई, ठीक है, ये -9 भाई, नहीं गड़बड़ है भैया, ये नहीं, ऑप्शन बिल्कुल सही है, सी ही होगा, ऑप्शन सही है बिल्कुल, सी होगा, 10 टू द पावर -10, ठीक। चलिए तो इस सेशन को करते हैं भैया यहीं पर समाप्त, ठीक है। मिलेंगे हम अपने अगले सेशन में कुछ और धमाकेदार क्वेश्चंस के साथ, क्योंकि ये सीरीज अभी खत्म नहीं हुई है, ये फर्स्ट पार्ट खत्म हुआ, अभी तो चलते रहेगा इस तरीके से, है ना। अभी तो हमको प्लैनेट्स के बेसिस पर भी अभी क्वेश्चंस करने हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि मैग्नेट ब्रेन्स की टीम हमेशा से कमिटेड है आपके लिए एक हाई क्वालिटी एजुकेशन लेकर आने के लिए, एंड ये सारे ही कोर्स कंटेंट हम लेकर के आते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब अगर आप किसी भी स्टेट बोर्ड से हैं या फिर आप सेंट्रल बोर्ड से हैं, आपके यहां पर चलती है बुक NCERT, और ये पूरा कोर्स कंटेंट NCERT बेस्ड है, यानी आप किसी भी स्टेट बोर्ड से हो, किसी भी मीडियम से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एज वेल एज इंग्लिश मीडियम, दोनों ही मीडियम के लिए कोर्स कंटेंट लेकर के आते हैं। साथ ही साथ अगर और इंप्रोवाइजेशन और इंप्रूवमेंट चाहिए तो आप सिंपली यहां से वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप ले सकते हैं क्या, बुक्स एंड ई बुक्स, जो कि एक्सक्लूसिवली मैग्नेट ब्रेन्स की टीम द्वारा ही बनाया गया है आपके लिए। तो फटाफट जाइए चेकआउट कर लीजिए अपने लिए बुक्स एंड ई बुक्स। साथ ही साथ अगर आप
हमारे YouTube चैनल पे जुड़े हैं। तो ऐसे ही हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दैट इज फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम पर, जहां कोई सजेशंस, कोई सुझाव है वो हम तक पहुंचा सकते हैं। एंड हमारी तरफ से कोई नई अनाउंसमेंट, कोई नई इंफॉर्मेशन आती है वो फटाफट आप तक पहुंच सकती है। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब एंड अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, क्योंकि उन्हें भी तो बताना है कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी लेकर के आते हैं क्वालिटी एजुकेशन एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मिल रहे हैं अपने अगले सेशन में कुछ और धमाकेदार क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने आसपास सबका बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।